नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एएनबी में। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरुंग और आप देख रहे हैं अपूर्ण उत्तराखंड। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की ओर। राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की 7 बैठक पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तमाम सुरक्षा संबंधित नियम बनाए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में ग्रीन सेस की शुरुआत दिसंबर से करने जा रहे हैं। इस पर चर्चा हुई है। कुछ सड़कें ऐसी हैं जो पर्याप्त वर्ष एक ही स्थान पर खराब होती है। ऐसी सड़कों को खराब होने से कैसे बचाया जाए, इस पर चर्चा हुई है। यात्री सुरक्षा से संबंधित नियमों की सख्ती से पालन हो। सभी यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। उनको धरातल पर उतारने के लिए क्रैश बैरियर, ब्लैक स्पॉट, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तमाम जो सुरक्षा संबंधी नियम बनाए हैं, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जो ग्रीन सेस की शुरुआत हम 1 दिसंबर से करने जा रहे हैं, उन सभी पर चर्चा हुई है। और जो सड़कें हमारी अभी गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई हैं, जिन पर काम करने की ज़रूरत है, और कुछ सड़कें ऐसी हैं कि जो प्रत्येक वर्ष एक ही स्थान पर खराब होती हैं, उनके लिए कैसे कोई विधि अपनाई जाए, उन सब पर चर्चा हुई। सबको निर्देशित किया गया है कि वाहन चालकों से लेकर परिचालक तक उनके नियम, उनके द्वारा जो सावधानियां बरती जानी चाहिए, उनके रहने का स्थान, गाड़ियों के रुकने का स्थान, उत्तराखंड में आए तो एक जो सेफ्टी के नियम हैं, उन नियमों का कड़ाई से पालन हो, उसके संबंध में बहुत विस्तृत आज वार्ता हुई है। और ये यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर कि सर्वोच्च जो हमारी प्राथमिकता है वो सभी यात्रियों की सुरक्षा है, उसी के निमित्त आज ये समीक्षा। वहीं उत्तराखंड में हाल ही में कुछ स्थानों पर धोखाधड़ी यानी फर्जी दस्तावेज के जरिए बाहरी लोगों को बसाने के मामले सामने आए हैं, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे पिछले 3 वर्षों में बने स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच करें और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। पिछले दिनों भनपुलपुरा में फर्जी स्थायी निवासी प्रमाण पत्र बनाने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री धामी इन दिनों दिल्ली दौरे पर है, जहां उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। दिल्ली से ही उन्होंने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की, जिसमें राज्य में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने और प्रशासनिक कामों में पारदर्शिता लाने पर जोर दिया गया। उत्तराखंड में हाल ही में कुछ स्थानों पर धोखाधड़ी यानी फर्जी दस्तावेज के जरिए बाहरी लोगों को बसाने के मामले सामने आए हैं, जिन पर उत्तराखंड में हाल ही में कुछ स्थानों पर धोखाधड़ी यानी फर्जी दस्तावेजों के जरिए बाहरी लोगों को बसाने के मामले सामने हैं, जिन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे पिछले 3 वर्षों में बने स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच करें और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। पिछले दिनों भनपुलपुरा में फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित एक सादगीपूर्ण और गरिमामय समारोह में फेमस हिंदी साहित्यकार स्वर्गीय शैलेश मटियानी को उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 प्रदान किया। ये पुरस्कार स्वर्गीय मटियानी को साहित्य उपलब्धियां, हिंदी कहानी जगत में उनके अमूल्य योगदान और उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को सशक्त पहचान दिलाने के लिए दिया गया। इस सम्मान को स्वर्गीय मटियानी के पुत्र राकेश मटियानी ने ग्रहण किया। मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर कहा कि शैलेश मटियानी केवल एक साहित्यकार नहीं बल्कि संवेदनाओं के कुशल शिल्पी थे। उन्होंने आधुनिक हिंदी कहानी आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया और जनमानस की पीड़ा, संघर्ष और जीवन सत्य को
जिस प्रभावशाली में प्रस्तुत किया वे उन्हें भारतीय साहित्य के श्रेष्ठ रचनाकारों को पंक्ति में स्थापित करता है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को दूसरी बार बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। रविवार को पदभार ग्रहण करने के बाद सोमवार को उन्होंने अपनी पहली बैठक आयोजित की। इस बैठक में भी जिला अध्यक्षों के साथ चर्चा की गई, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता भी शामिल रहे। गोदियाल ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करते हुए कहा कि पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने बताया कि हर जिला और विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं अपनी सीट जीतने के प्रयास में जुटेंगे, जिससे पार्टी चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। गोदियाल ने ये भी कहा कि उन्होंने सभी जिलों के कार्यकर्ताओं से संवाद किया और उनकी राय के आधार पर नियुक्तियों का निर्णय लिया। उनका मुख्य उद्देश्य कांग्रेस की बूथ स्तर पर मजबूत करना है, ताकि आगामी चुनाव में पार्टी को मजबूत जीत मिल सके और विधानसभा चुनाव जीत सके। मौका भी है और दस्तूर भी है। तो कल चूँकि नया कार्यभार ग्रहण किया तो मैं भी यहाँ था और हमारे तमाम जिलाध्यक्ष महोदय जितने हैं सब लोग भी यहाँ हैं। तो मौका भी है, दस्तूर भी है, तो बैठक होनी चाहिए। इसलिए आज प्रातः 11 बजे से ये बैठक बुलाई। जिलाध्यक्षों से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य फीडबैक लिया। बहुत से महत्वपूर्ण बातें आई हैं। जिलों में ब्लॉकों के रीऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, डिलिमिटेशन से संबंधित बातें सांगठनिक तौर पर उनका डिलिमिटेशन, रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ऐसे बहुत से जिलाध्यक्षों की मांग है। तो उस दिशा में हमने संज्ञान लिया। सब हमारे साथ, हमारे सहप्रभारी वहाँ पर मौजूद थे और अन्य भी बातें हैं। सभी लोग मतलब अपने जिलों के बारे में अपने जो फीडबैक है उनके, वो उन्होंने कहे, तो इस बारे में बैठक हुई। वहीं हल्द्वानी के भनपुलपुरा क्षेत्र में फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। राज्य मंत्री शंकर कौरंगा ने कहा कि किसी भी कीमत पर ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये साजिश प्रदेश की सुरक्षा और डेमोग्राफिक संतुलन से खिलवाड़ करने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पूछताछ में कई अहम जानकारियां भी सामने आई हैं। इसमें प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया और यहाँ के कुमाऊं कमिश्नर और मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत जी ने जो वहाँ पर एक प्रकार से तुरंत जांच करके वहाँ पर देखा और पुलिस के यहाँ के कप्तान हमारे उन्होंने उसको बहुत मंजुनाथ टीसी जी ने उसको पे संज्ञान लेते हुए और हम सब लोगों की एक सजग प्रहरी के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार इस प्रदेश के अंदर जो भी डेमोग्राफिक चेंज होने वाली स्थिति में भी अन्य लोग जो कल मुझे परसों पता लगा कि भनपुलपुरा के अंदर इस प्रकार के असामाजिक तत्व और जो आधार कार्ड बना रहे हैं, जिनके नाम यहाँ भी हैं और किसी का नाम बरेली में है, यहाँ भी है तो बदायूं में भी है, इन सब के चिन्हीकरण के लिए सरकार बहुत तत्परता के साथ बहुत स्ट्रिक्ट उसमें सरकार का रुख रहेगा। स्पष्ट नीति के साथ सरकार काम कर रही है और मैं सचेत करना चाहता हूँ उन लोगों को जो ये लोग इस प्रकार के गलत कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो हमारे उचित लोग हैं जिसका सदुपयोग मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। इसमें तहसीलदार कुलदीप जी ने भी उसमें मुकदमा दर्ज कराया है फैजान पे और इस प्रकार जो हमारे कुछ लोग उसमें मिले हुए भी थे उनका चिन्हीकरण भी किया जा रहा है और वृहद स्तर पर आने वाले समय पर इसमें अभी जांच लंबे स्तर पर होगी और अभी आप देखते रहिएगा कि बहुत सारी इसमें चीज़ें अभी निकल के आएंगी। अभी से मेरा सभी से ये कहना है कि स्वयं
अपने बारे में बता दें और स्वयं अपने बारे में ये जानकारी करें कि भाई जो हमारे ये आधार कार्ड अगर बने हुए हैं तो उसको तुरंत वो करें, उसका तुरंत निस्तारण करें और तुरंत उसको कैंसिल करके और अपनी 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 पहचान को, अपनी आइडेंटिटी को पब्लिक के सामने। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। हालांकि चुनाव में अभी करीब 1 साल का समय बचा है, लेकिन दोनों प्रमुख पार्टियां भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन पे राज्य में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने भाजपा के दावे को नकारते हुए कहा कि बिहार और उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति अलग है और भाजपा का ये दावा दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की समस्या बढ़ रही है और पिछले 10 सालों में भाजपा ने स्थानीय स्तर पर कोई ठोस कार्य नहीं किया। पार्टी जहाँ तक चुनाव की बात है तो हम लोग हमेशा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी करती रहती है और कहीं ना कहीं हमारा वोटर्स से हमारी जो जनता है से उनकी कनेक्टिविटी बराबर बनी रहती है। चाहे वो बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, वो लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय रहता है और यही कारण है क्योंकि भाजपा का जो संगठन है वो बिल्कुल जमीनी स्तर पे एक्टिव मोड में हमेशा रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा जो है वो सक्रिय रहती है। तो जहां तक रही चुनाव की बात, निश्चित रूप से आगामी जो 2027 का चुनाव है वो भी भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के दम पे, अपने कार्यकर्ताओं के दम बलबूते बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगी। देखिए, बिहार में और उत्तराखंड में जमीन आसमान का फर्क है। बिहार की परिस्थितियां अलग हैं, उत्तराखंड की परिस्थितियां अलग हैं। उत्तराखंड का जहां तक सवाल है, उत्तराखंड के लोग बेरोजगारी से परेशान है, उत्तराखंड के लोग महंगाई से परेशान है, कानून व्यवस्था का सवाल है, महिला सुरक्षा का सवाल है। बहुत से सवाल यहाँ पर ज्वलंत है। उपनल के लोग सड़कों पर बैठे, जिन्होंने कोविड के दौरान जो है अपनी जान को जोखिम में लेके काम किया है। मैं नहीं समझता यहाँ पर जो है दोबारा भाजपा को वोट देगा। लोग तो इसलिए तैयार बैठे हैं, लोग कह रहे हैं कि कब चुनाव हो और हम भाजपा को यहाँ से जो है नेस्ता नाबूद करने का काम करें। कोई व्यक्ति भाजपा को वोट देने अब नहीं जा रहा है, क्योंकि उन्होंने देख लिया है 5-5 साल का टर्म्स होता था, 5 साल में आकलन होता था। यहाँ तो स्थिति ये हो गई है कि 7-8 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक जो है वो 5 साल का ही कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया, जिस 5 साल के कार्यकाल में जो काम होने चाहिए थे। तो अब ये 10 साल में क्या कर पाएंगे आने वाले 1 साल के अंदर। मैं समझता हूं कि ये बिहार से कतई तुलना न करे और आने वाले कल में जब हमारा जो राजधानी देहरादून से खबर सामने आई है। पूर्व भाजपा विधायक कुंवर प्रवण सिंह के बेटे दिव्य प्रताप ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव एस राम स्वामी के बेटे आर यशोबंत के साथ न सिर्फ मारपीट की, बल्कि पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी है। इस दौरान दिव्य प्रताप के साथ मौजूद गनर ने तिरंगे पर लात मारी, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया। राजपुर थाना पुलिस ने दिव्य प्रताप और गनर कांस्टेबल राजेश सिंह के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने घटनाओं में इस्तेमाल बोलेरो को सीज कर दिया है और लैंड क्रूजर को लोकेशन चिन्हित की जा रही है। गन्नर की निलंबित कर दिया गया है और पुलिस कार्रवाई में जुटी है। देखिए, ये दो दिन पहले राजपुर रोड पर मसूरी डाइवर्जन से ऊपर ओल्ड मसूरी रोड पर एक ही मारपीट का मामला संज्ञान में आया था, जिसमें कि एक वीडियो भी संज्ञान में आया है। तो उस पर जो है पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें विधि सम्मत रूप से अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसकी तफ्तीश वगैरह की जा रही है। उसमें जो वादी हैं और जो पीड़ित हैं उनके बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। मौके वारदात पर जो भी हमें मौखिक साक्ष्य मिलेगा या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिलेगा, उसके आधार पर जो उसको एकत्रित कर उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर, इसमें कुछ ये पता लगा है कि किस बात को लेकर ये विवाद हुआ? जैसे अभी तक प्रथम दृष्टि से जो प्रतीत हो रहा है, जैसा कि जो पीड़ितों से बात हुई है, उसमें बेसिकली विवाद था ओवरटेकिंग को लेके, कि दो गाड़ियां जैसे चल रही थी तो पीछे वाली गाड़ी ने जैसे ओवरटेक करने का प्रयास किया गया होगा, लेकिन वहाँ जगह जैसे कम थी, रोड पे स्पेस भी कम था, तो साइड नहीं मिल पाई होगी। वहीं उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस सकारात्मक बदलाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है।
बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष के पदभार ग्रहण कार्यक्रम को पार्टी का अंदरूनी मामला बताते हुए कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। पाठक के अनुसार कांग्रेस का ये बदलाव खुद इस बात का संकेत है कि पार्टी अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को नाकाम मान चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने ही नेतृत्व की कार्यकुशलता पर सवाल उठाकर ये साबित कर रही है कि पिछले कार्यकाल में संगठन पूरी तरह निष्प्रभावी और निराधार रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भीतर चल रही खींचातान और बंदरबाट से साफ झलक रहा है कि पार्टी की जमीनें लगातार कमजोर हो रही है और इस अस्थिरता को छिपाने के लिए नेता बार बार बड़बोलापन दिखा रहे हैं। देखिए, वो उनका अंदरूनी कार्यक्रम है कि उनके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पदभार ग्रहण कर रहे हैं और उसमें उनका उनके जो कार्यकर्ता हैं वो स्वागत कर रहे हैं, तो वो उनका अपना आंतरिक कार्यक्रम है और उसको वो अपने तरीके से कर रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई भी रोल नहीं। और जहां तक रही बात एक नए उत्साह और नई बातों की, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इससे साफ तौर पे खुद ही कांग्रेस मान रही है कि जो उनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो किसी भी प्रकार से किसी भी लायक नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से अब उत्तराखंड के नए प्रदेश अध्यक्ष इसमें जान फूकेंगे। तो ये खुद ही वो साबित कर रहे हैं कि अब तक का जो उत्तराखंड कांग्रेस का कार्यकाल रहा उत्तराखंड में, वो बिल्कुल ही निराधार रहा। किसी भी तरीके का उसमें कार्य नहीं हुआ। जो बातें हुई उन्होंने एकदम बेमतलब की बातें करी हैं, उसको उन्होंने खुद स्वीकार किया। तो उसमें उनको खुद ही स्पष्ट राय देनी चाहिए कि वो कहना क्या चाहते हैं। कंपैरिजन वो अपने ही प्रदेश के अध्यक्षों से कर रहे हो। आपसी उनकी जो बंदरबाट देखने को मिल रही है, उससे साफ तौर पे दिखाई देता है कि कांग्रेस की जमीन धीरे धीरे खिसकती चली आ रही है। जिसके चलिए, समय है ब्रेक का, हम मिलेंगे फिर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून में कांग्रेस के नए अध्यक्ष के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने भाजपा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। रावत ने कहा है कि 2027 विधानसभा चुनाव में वे भाजपा के विजय रथ को न केवल रोकेंगे, बल्कि इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने हरीश रावत की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाया। हनी पाठक ने कहा कि रावत का ये बयान मानसिक विकलांगता का परिणाम है। उन्होंने ये भी आगे कहा कि बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस को सबक मिल चुका है, लेकिन अब भी वे गलत विचारधाराओं में उलझे हुए हैं। भाजपा ने कांग्रेस के इस बयान को नकारात्मक और भ्रम फैलाने का बयान बताया है। देखिए, मैं इस पर ये कहना चाहूँगी, माननीय हरीश रावत जी को एआईसीसी की टीम के मेंबर्स की जगह भी नहीं दी गई है। उनको एकदम बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उससे भी उनको कुछ सबक लेनी चाहिए कि अब उनकी बातों में, उनकी कथनी में, उनकी करनी में किसी भी चीज का, किसी भी प्रकार का ना तो विजन है, ना तो सत्यता है। तो इन सब चीजों के मद्देनजर अब उनको संन्यास ले लेना चाहिए। और संन्यास से पहले ये थोड़ी थोड़ी सगुफे छोड़ते रहते हैं कि लोगों को ये लगे कि मैं जिंदा हूं वाली प्रथा में हरीश रावत जी लगातार चल रहे हैं। लेकिन ये उनकी मानसिक विकलांगता का परिचय वो दे रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को उलटने की बात कर रहे हैं। बिहार के चुनाव परिणाम से तो उनको कम से कम सबक लेना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं और किसको बोल रहे हैं। तो ये सारी चीजों से उनको सबक लेने के बाद किसी भी प्रकार का बयान जारी करें। राजधानी देहरादून के थाना राजपुर क्षेत्र में पूर्व मुख्य सचिव के बेटे यशवर्धन के साथ हुई मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत ने इस घटना पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि पूर्व विधायक के बेटे दिव्य प्रताप द्वारा इस तरह की मारपीट से कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। यहाँ तक कि सूर्यकांत ने आगे कहा कि देहरादून में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और ऐसे गंभीर मामलों में सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जो प्रदेश के लिए शर्मनाक है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक के बेटे दिव्य प्रताप के खिलाफ प्रदेश
नज़रिए से इसे कितना आप दुखदायी समझते हैं? देखिए, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, इस बात को हम शुरू से कह रहे हैं। और सबसे खराब बात यह है, चिंताजनक बात यह है कि सत्ताधारी दल के लोग, सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोग, उसके दायित्वधारी, उसके पदाधिकारी, उनके विधायक, सांसद, उनके पुत्र इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिससे राज्य में जो कानून व्यवस्था के जिम्मेदार लोग हैं वो कार्रवाई नहीं कर पाते। या पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? चैंपियन साहब कुछ करते हैं तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं होती। ये बात समझ में आ रही है हमें लंबे समय से। लेकिन उसके साथ साथ उनका बेटा भी जिस प्रकार के गुल खिला रहा है, जिस प्रकार से मारपीट कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, मैं समझता हूँ बहुत अफसोसनाक है। और राज्य की सरकार में इस प्रकार की घटनाएं आम हो गई हैं। चिंता सबसे बड़ी ये है कि जो रक्षक है वही भक्षक बनता है। जी सर। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने कहा कि देश में राजनीतिक बदलाव की शुरुआत उत्तराखंड से होगी। बिहार चुनाव परिणामों पर सवाल पूछे जाने पर हरक सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड से ही राजनीतिक परिवर्तन की लहर उठेगी, जैसे उत्तराखंड से गंगा और यमुना निकलती है। उन्होंने कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर भी चिंता जताई है और आगे कहा है कि पार्टी इस समय कमजोर हो रही है, जिससे कार्यकर्ता मायूस है। इस बीच उत्तराखंड कांग्रेस ने कई वरिष्ठ नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी। चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनते हुए हरक सिंह रावत को पार्टी की चुनावी रणनीति में अहम भूमिका दी जा रही है। इस बयान के साथ हरक सिंह रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उम्मीद की किरण जागने का प्रयास किया गया। कि बिहार की बात अब मैंने कहा ना, तुलना कभी बिहार से उत्तराखंड की नहीं हो सकती। गंगा कहां से निकली है? गंगोत्री से निकली है। यमुना कहां से निकली है? यमुनोत्री से निकली है। तो अब जो परिवर्तन की गंगा होगी वो बिहार से नहीं, उत्तराखंड से निकलेगी। आने वाला समय अगर आप इस देश की राजनीति का इस देश की राजनीति में जो परिवर्तन की लहर पैदा होगी, जिस तरह पूरे देश के सींचने का काम गंगा यमुना ने किया है, जो उत्तराखंड से निकली हैं दोनों बड़ी नदियां, उसी तरह लोकतंत्र को बचाने की गंगा रोजगार, नौजवानों को हाथों को काम देने की गंगा यमुना उत्तराखंड से निकलेगी 2027 में। उत्तराखंड में बिलियन छात्रों को प्रोत्साहित करने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार ठोस पहल की जा रही है। इसी कड़ी में देहरादून के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आयोजित महिला सप्तशक्ति संगम कार्यक्रम में महिलाओं के अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता पर जोर दिया गया। मुख्य वक्ता डॉक्टर छवि कड़बाल ने कुटुंब प्रबोधन और पर्यावरण संरक्षण पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में महिलाओं को समाज में उनकी भूमिका के बारे में बताया गया और पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर चर्चा की गई। इस अवसर पर बच्चों को उनके खेल प्रतियोगिताओं और शैक्षिक अपग्रेड में हासिल की गई उपलब्धियों के सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में सामूहिक प्रयासों के जरिए पर्यावरण को बचाने की आवश्यकता को भी प्रमुखता से उठाया गया। तो क्या कुछ इस कार्यक्रम दौरान क्या मोटिवेशन है? इस कार्यक्रम का मेन मकसद क्या? आज सरस्वती विद्या मंदिर में सप्तशक्ति संगम नाम से एक कार्यक्रम की योजना हुई, जो माताओं के प्रबोधन की दृष्टि से थी और प्रमुख 2 विषय को लेकर हमने माताओं का प्रबोधन किया। पर्यावरण। तो क्या कुछ इस कार्यक्रम दौरान क्या मोटिवेशन है? इस कार्यक्रम का मेन मकसद क्या? आज सरस्वती विद्या मंदिर में सप्तशक्ति संगम नाम से एक कार्यक्रम की योजना हुई, जो माताओं के प्रबोधन की दृष्टि से थी और प्रमुख 2 विषय को लेकर हमने माताओं का प्रबोधन किया। पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण एवं कुटुंब प्रबोधन। आज जो हमारे परिवारों की विद्या मंदिर में कुछ बच्चे खेलकूद में जाते हैं,
कुछ बच्चे विज्ञान मेले में जाते हैं, कुछ बच्चे गणित मेले में जाते हैं, तो वो बच्चों को हमने प्रोत्साहित किया है। तो उस दृष्टि से ये हमारा सामान्य निरंतर कार्यक्रम चलता रहता है कि हमारे बच्चे पहले प्रांतीय स्तर पर, फिर क्षेत्रीय स्तर पर, फिर अखिल भारतीय स्तर पर कुछ न कुछ स्पर्धा में वो पुरस्कार लेकर आते हैं। उसका ही वितरण यहाँ किया गया। आज के बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़।